नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई 2026 की समसामयिक घटनाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक में संशोधन किया गया है। क्यों चर्चा में है, देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने संसद के मानसून सत्र 2026 में राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया। और इससे संबंधित तथ्य देखिए कि ये जो अधिनियम है, ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के संशोधन के लिए लाया गया है, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को जन गण मन और राष्ट्रीय ध्वज के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। अब वंदे मातरम को भी क्या मिल जाएगा? कानूनी संरक्षण मिल जाएगा, जिस प्रकार से जन गण मन और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मिला हुआ है। इसके लिए प्रावधान व दंड क्या होंगे? तो इस कानून के उल्लंघन करने पर 3 वर्ष का कारावास, जुर्माने का प्रावधान है। और वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना या सभा में व्यवधान उत्पन्न करने पर यह अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। अगर इससे संबंधित हम अनुच्छेद देखें तो यह विधेयक अनुच्छेद 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, इससे संबंधित है। यह विधेयक पारित हो जाने पर इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और फिर हर राज्य को वंदे मातरम को राजकीय सम्मान देना अनिवार्य हो जाएगा, या हर नागरिक को राजकीय सम्मान देना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये विधेयक लाया गया है, इसका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको स्पेशली याद रखिएगा। और ये वाली लाइन जो हमने पढ़ी कि इससे 51A को इफेक्ट होगा और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 के संशोधन के लिए ये लाया गया है। ये 3 लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। कपास खेती में जो है भारत है, ये प्रथम हो गया है। क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कपास उत्पादन और खपत में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है और कपास की खेती के लिए भारत का विश्व में 19% योगदान है। तो ये स्पेशली याद रखिएगा कि हम कपास की खेती में पहले नंबर पर है, लेकिन उसकी खपत या उसके प्रोडक्शन या फिर उसके कंजम्पशन में हम दूसरे नंबर पे आते हैं चीन के बाद। तो याद रखिएगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगला देख रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन की शुरुआत हो गई है छत्तीसगढ़ में। खरीफ मौसम 2026 के दौरान किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की अनिश्चितता से बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके तहत पंजीयन की प्रक्रिया 12 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है। डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसकी शुरुआत 2026 में कब से की गई थी? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 2026 से ये शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी जोखिमों से किसानों के फसलों की सुरक्षा है। अगर हम बीमा योग्य फसलें देखें तो 11 फसलों को इनके अंतर्गत रखा गया है। धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी, रागी सहित कुल 11 अधिसूचित फसलें हैं, जिनको हम प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करते हैं। कैसे पंजीयन किया जाएगा? तो याद रखिए, जो भी ऋणी किसान है वो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान के माध्यम से इसमें पंजीयन कर सकता है। और जो गैर ऋणी किसान है वो बैंक, लोक सेवा केंद्र जो CSC कहते हैं जिसको हम, या फिर बीमा मध्यस्थता या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी आप कुछ फैक्ट याद रख लीजिएगा और ये याद रखिएगा कि 12 जुलाई से 31 जुलाई तक इसमें आवेदन चालू है। ये बहुचर्चित जो मुद्दा है, CJP के समर्थन में छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये हाल ही में जो दिल्ली के जंतर मंतर है वहाँ पर विरोध चल रहा है और हम इसमें देखें तो भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी है। और ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के दौरान BNSS की धारा 163 जो पूर्व CRPC धारा 144 है, लागू किए जाने के विषय में ये चर्चा है। और इसमें जो संवैधानिक आधार है वो कहा जा रहा है कि 19(1)A जिसमें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और 19(1)B जिसमें शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार हमको प्रदान किया गया है। वहीं धारा 163 की बात करें तो BNSS 163 जो पूर्व में CRPC की धारा 144 थी, किसी क्षेत्र में दंगा, हिंसा, झगड़ा, कानून व्यवस्था बिगड़ने व लोगों को खतरे हो तो जिला मजिस्ट्रेट जो DM है या उप जिला मजिस्ट्रेट जो कि SDM है या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये धारा लगाई जाती है। और अभी हाल ही में जो जंतर मंतर का क्षेत्र है दिल्ली का, वहाँ पर
नीट की परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट जारी था, जिसमें आज का अपडेट है कि सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है और मोदी जी ने इस पर एक रील बनाकर डाली है कि हम इन पे सारे पे कार्यवाही करेंगे। हालांकि ये स्टूडेंट्स की जीत है और बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए कि हमारे लोकतंत्र में युवाओं ने कुछ जागृति दिखाई और एकता दिखाई, जो कि भारत की हमेशा से पहचान रही है। कुछ मामले बीच बीच में बिगड़े जब पुलिस बल ने छात्रों पर और छात्र छात्राओं ने पुलिस बल पर आक्रमण कर दिया था। कुछ देर के लिए स्थिति बिगड़ी, लेकिन इसका जो हल है वो ठीक निकल कर आया है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि इन प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तो अभी नहीं अनाउंस किया है। लेकिन ये है कि बात करने को राजी हो गई है सरकार। पहली बार हमको देखने को मिला कि सरकार किसी मुद्दे पर पोलाइट होकर झुक के प्रदर्शनकारियों से, जो कि किसी विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस धरना प्रदर्शन को उन्होंने एडमायर किया, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हुए। नहीं तो इसके पहले जितने भी हमने धरने प्रदर्शन देखे थे, चाहे वो किसानों का धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो बाकियों का धरना प्रदर्शन हो, बहुत सारे ऐसे धरने प्रदर्शन हुए बीच में, पर उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। पहली बार ऐसा हुआ तो ये स्टूडेंट्स की जीत है। हालांकि सरकार को जगाना जरूरी था और इस नीट के माध्यम से हमने उसको जगाने की कोशिश की है। आने वाले समय में आशा है कि सरकार जो रोजगार है उस पर और जो ये परीक्षाएं हो रही हैं, रोजगारोन्मुख जो परीक्षाएं हैं, इन पर विशेष ध्यान देगी। और हमारा भी समर्थन सभी स्टूडेंट्स के साथ है, हमारी टीम के साथ हम समर्थन करते हैं इसका। तो ये प्रोटेस्ट हम ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पर हो रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहा था, जहाँ पर धारा 144, जिसको हम पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144 कह रहे थे और अभी बीएनएसएस की धारा 163 कहते हैं, इसको लगा दिया गया था, जिसको लेकर ये मामला तूल पकड़ लिया था। हालांकि अब ये जल्दी ही शायद समाप्त हो जाए, देखते हैं आगे इस पर क्या स्थिति बनती है। आगे देख रहे हैं, आगे देखिए, एक नज़र में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्वनि मत से समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी विधेयक कहते हैं, ये पारित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी अब यूसीसी लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार के अनुसार देश में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59.8% हो गई है। तो महिलाएं लगातार कृषि कार्यों में हिस्सा ले रही हैं और इसका परिणाम है कि उनकी भागीदारी बढ़कर 59.8% तक पहुंच गई है। तीसरा देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बना है। और ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी परिपक्व नहीं होती कि वो सही और गलत का फैसला कर पाएँ, और कई बार इसका गलत खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ जाता है। तो ये सबसे बढ़िया उपाय है कि जब तक आप समझदार ना हो जाएं, एटलीस्ट 16 साल या 18 साल के ना हो जाए, तब तक उनको सोशल मीडिया का यूज़ ना करने दिया जाए। बाकी उनको ऐसी जानकारी जो फिल्टर्ड हो, जो उनके मस्तिष्क को बढ़ाने के या फिर उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करने की क्षमता रखती हैं, उनको तो उन तक पहुंचने दिया जाए, पर ऐसी चीज़ें ना लाई जाएं जो कि उनके मस्तिष्क को विकृत कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। आगे देख रहे हैं, छठवां जो हमारे पास न्यूज़ है, इसमें भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र के ठाणे में क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, जिसको बोले जा रहे हैं क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के पास स्थापित किया जा रहा है, जो एआई से संचालित होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है। भारतीय रेल अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के 99.6% विद्युत करेंट का लक्ष्य विश्व में हासिल कर स्विट्जरलैंड 100% के बाद दूसरा विद्युतकृत रेल नेटवर्क बन गया है। सबसे पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है, जहां पर 100% जो है विद्युतीकृत रेल चलती है, और दूसरे नंबर पे भारतीय रेल ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क को 99.6 तक पहुंचा दिया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वहीं पंजाब देश का पहला राज्य बना जिसने कक्षा 1 से 12वीं तक एआई शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। हो सकता है कि ये एआई शिक्षा आने वाले समय में सभी राज्यों में देखने को मिले, लेकिन पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने 12वीं तक के एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल कर लिया है। आगे देखते हैं, ग्लोबल ट्रैवल ऑफ और लाइफस्टाइल मैगजीन टाइम आउट ने 2026 में दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों में भारत का एकमात्र शहर जयपुर, जो कि 6वें स्थान पर है, इसको शामिल किया है। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी और समसामयिक घटनाएं थी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सेशन आपको कैसे लगते हैं और आपको किस विषय पर
हमारे लेक्चर्स चाहिए, हम जरूर बनाएंगे उस पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर से मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।